स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा रहेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी रिसेंटली आई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए करंट अफेयर का भी काम करेगी। एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पेपर में, इवन कोई भी क्वांटिटेटिव एग्जाम होगा तो उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे जो कि हमारे आने वाले प्रश्नों से जुड़े हो सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न इसमें आ सकते हैं, तो इन पे आज हमारी चर्चा होगी। और चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन व्हिच ईयर। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले चल रही थी और उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर दिया गया। किस ईयर में? देखिए, आपको अभी सुनने को मिला होगा कि जो एचआरडी था, मतलब एमएचआरडी, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे, एमएचआरडी, वो रिसेंटली उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और मिस्टर जो रमेश पोखरियाल हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं। लेकिन इससे पहले भी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, तो जस्ट इससे पहले कब ऐसा किया गया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से एमएचआरडी कर दिया गया था, ये चीज बतानी है आपको। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूं। आपका जो सही आंसर है वो है 1985। 1985 में एजुकेशन मिनिस्ट्री को एमएचआरडी नाम दे दिया गया था, मतलब जो आज हुआ है उसका उल्टा हुआ था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मिस्टर राजीव गांधी थे। ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो भी आयोग बनते हैं, जो भी नीतियां बनती हैं, कहीं ना कहीं हमारे छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं और इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं हमारे सामने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1985 में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उसका नाम एमएचआरडी कर दिया गया था। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट मई 2016। तो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति 2016 में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? देखिए, अभी जो 2019 में रिपोर्ट हमारे सामने आई और उस हिसाब से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 बनी है ये दूसरी थी। मई 2016 में भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर कोई भी नीति नहीं बन पाया, कोई भी आयोग नहीं बन पाया या उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसमें कई ऐसी बातें कही गई थी जो इस समय जो रिपोर्ट आई है उससे मिलती जुलती है। तो उसके हेड कौन थे ये पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तुत की थी। तो आपको सीधा सीधा आंसर पे ले चलता हूं। उनका नाम था TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो TSR सुब्रमण्यम ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मई 2016 में, वो फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन कई ऐसे की पॉइंट थे जो आज वाली जो नीति है हमारी NPE 2020 उसमें लागू किए गए हैं। लेकिन किसके बेस पे किए गए हैं अगले प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2029। तो कौन से ड्राफ्ट राष्ट्रीय समिति जो है 2019 में जिसका गठन किया गया। Who among following was the chairman of the newly constituted drafting NPE 2020 in June 2017। आप सोच रहे होंगे दो प्रश्न मैंने क्यों लिखे। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, इसीलिए मैंने आपको ये दो तरीके से आपके सामने इसको रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NPE 2020 के अध्यक्ष थे? मतलब 2017 में एक समिति बनाई गई और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया है और आंसर भी इतना फेमस हो गया है कि आपने थोड़ी सी भी ये रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता है। तो ये है, सीधे आंसर में आप ले चलता हूं आपको, ये है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जिनकी रिपोर्ट के माध्यम से, जिसके आधार पे NPE 2020 लॉन्च की गई है और वो फिलहाल लॉन्च हो गई है, लागू अभी नहीं हुई है। कहाँ पे लागू होगी, कब लागू होगी, किस किस तरीके से लागू की जाएगी, ये तो हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंटेज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। देखिए, कई परसेंटेज बताए गए हैं, कई रेशियो बताए गए हैं। तो जो उच्च शिक्षा का नामांकन बताया गया है
वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको हम GER कहते हैं शॉर्टकट में, सकल नामांकन अनुपात, कितना बढ़ाया जाएगा, ये चीज बतानी है आपको। तो मैं आपको सीधा आंसर पे ले चलता हूं, ये है 50%। और कब तक एक टारगेट रखा गया है कि इस साल तक। तो कौन सा ईयर है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, 2035 जो है, तब तक आपको जो भी चल रहा है ग्रास एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो वो 50% और बढ़ाना है 2035 तक। क्योंकि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जो उच्च शिक्षा है वो अपनी क्यों रोक रहे हैं, शिक्षा क्या समस्याएं आ रही हैं, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अभी भी हम वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, या हमको आगे जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करना है। तो जिंदगी की उन समस्याओं को साथ में दूर करते हुए शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है और 50% सकल अनुपात बढ़ाना है ना। तो फिलहाल आपके सामने जो आंसर है वो है डी। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, in NP 2020 in the current 10+2 system is to be replaced by the new curricular structure. What is the new curricular structure? तो नया जो पाठ्यक्रम संरचना है वो बतानी है आपको। इस पर मेरा एक वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लीजिएगा। 10+2 structure of the school curricula is the replaced by which curricular structure? दो तरीके से पूछा जा सकता है, लगभग सेम ही बात लिखी हुई है यहाँ पर। तो आपको याद हो गया होगा वैसे, क्योंकि इस जो ये हमारा बनाया गया है, हमारी जो NPE 2020 है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया गया है। जो 10+2 चल रही थी उसमें अंतर कर दिया गया है। तो इस पर मेरा खैर एक वीडियो है जिसको मैंने बताया, आपको भी देख लीजिएगा। लेकिन तब भी ये जो डिजिट है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्या डिजिट है? 5 + 3 + 3 + 4। तो ये है बी ऑप्शन जो है, इसको याद कर लीजिएगा, 5 + 3 + 3 + 4। और इसके साथ साथ आपको एज भी याद करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर नहीं लिखी, मैं बता देता हूँ। जो पहला जो 5 वाला ऑप्शन है वो 3 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। जो दूसरा वाला 3 है वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। जो तीसरा वाला 3 लिखा हुआ है उसमें 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और जो लास्ट में 4 लिखा हुआ है वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इस तरीके से आप इसको भी मैच करवा लीजिएगा। हो सकता है मैचिंग वाला प्रश्न आ जाए कि 5 को मिलाइए, फिर जो दूसरे नंबर पे 3 लिखा है उसको मिलाइए। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया जा सकता है कि क्या है। और नाम भी पूछा जा सकता है कि 5 ईयर जो पहला वाला है इसको क्या कहते हैं, प्री स्कूलिंग कहते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ बहुत ज़्यादा डीप मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी मैंने डीप में सब कुछ बताया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर? तो यहाँ पे साफ साफ पहले ही बता दिया गया है कि 100% जो पूर्व विद्यालय हैं, प्री स्कूल हैं या सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें 100% का सकल अनुपात लक्ष्य करना है, लेकिन किस ईयर तक करना है, यहाँ पर यह प्रश्न बन रहा है। ठीक, तो मैं सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूँ, 2030 तक। इससे पहले जो आपने प्रश्न देखा था कि मैंने बताया था 50% 2035 तक, वो उच्च शिक्षा के लिए था। यहाँ पर 2030 लिखा हुआ है, ये 100% लक्ष्य किया गया है, वो 2030 तक किया गया है, प्री स्कूलिंग से लेकर जो भी हमारा माध्यमिक स्तर का स्कूल है। ठीक है, तो काफ़ी परसेंटेज और काफ़ी ईयर आपको याद करने हैं यहाँ पर। तो बीच बीच में मैं आपसे भी प्रश्न पूछता रहूँगा, आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछ लेता हूँ यहाँ पर आपको, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो GDP है, GDP तो वैसे गिर गई काफ़ी, लेकिन जो GDP NPE में बताई गई है, मतलब द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में बताई गई है, ये GDP के कितने % बताई गई है एजुकेशन के लिए? आपके साथ ऑप्शन भी मैं दे देता हूं यहाँ पे कि 4 ऑप्शन है आपके पास, 5, 6, 7, 8। कितना % GDP का एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाएगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अलग से है, ये आपके लिए है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आप
गूगल पे डालोगे ना तो सबसे ऊपर चमकेगा, एक लाइन में आप समझ जाओगे कि कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है, आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन था इसका आंसर है डी। 2030 तक 100% जो है GER हमें पार करना है। अगला क्वेश्चन है विद द रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड द एग्जिट ऑप्शन इन द यूजी स्ट्रीम, यूजी मतलब है कि अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। तो यहाँ पर कौन सी बात ग्रेजुएशन लेवल के लिए सही नहीं कही गई है ना, ये चीज बहुत ध्यान रखा करिए। तो यूजी स्ट्रीम में कई प्रविष्टि निकास विकल्पों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद डिग्री मिल जाएगी और 5 साल बाद अनुसंधान के साथ स्नातक आपको दिया जाएगा अगर 5 साल आप कर लगाते हो। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। कहने का मतलब है ये चीज 2020 में नहीं कही गई है, इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर सही है, क्योंकि आपको बताना है मैच जो नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बैचलर डिग्री के साथ आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिल जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है। आजकल पीएचडी तो 4 से 5 साल लग जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है, क्योंकि रिसर्च मोस्टली जो है वो पीजी के बाद होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है ना। तो डी यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन जो है मैच करते हैं 2020 से। बात करते हैं एनईपी 2020 टीचिंग अप टू द लीस्ट व्हाट इज ग्रेड टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज। मतलब जो हमारी आपकी नीति आई है 2020 की, उसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम किस कक्षा तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते बच्चे पर कि नहीं इसको तो इस भाषा में पढ़ना है, वो जिस मातृभाषा का बच्चा है उसको उसी में पढ़ाना ही पढ़ाना है, किस क्लास तक, तो वो है ग्रेड 5 या आप कह सकते हैं कक्षा 5, जिसको हम कक्षा 5 कहते हैं। लेकिन ग्रेड 5 ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो मातृभाषा पे काफ़ी जोर दिया गया है हमारी इस नीति में, और ग्रेड 5 तक काफ़ी ये बात कही गई है ज़्यादा कि मदर टंग जो कि हमारी मातृभाषा होती है वही बच्चे के लिए सीखने का आधार होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। By which year the minimum degree qualification for teaching is the 4-year integrated B.Ed degree। तो B.Ed वालों के लिए क्वेश्चन है ये कि B.Ed किस साल तक, जो इस नीति में कहा गया है कि जो 4 वर्षीय B.Ed होने की डिग्री, जो B.Ed जिसको आप DLED कहते हैं, DLED, तो ये जो DLED है ये किस साल से, किस ईयर से मिनिमम एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि इतना तो आपको अगर टीचर बनना है तो आपको इतनी डिग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ये किस ईयर से लागू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है डी। तो 10 साल लगभग आपके पास अभी हैं, अगर आपने 2 साल वाला किया है या 1 साल वाला किया है। तो 10 साल में अगर आपको नहीं मिली तो आगे क्या होगा पता नहीं। वैसे सरकारें आएंगी जाएंगी वाली बात सही है, नियम अब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मैंने तो अगर मैं कहूँ इन 10 सालों में ही देखा कि कई बार उसी बात को पलट पलट के रखा गया कि अब ये रहेगा, फिर वो चीज़ नहीं रहेगी, फिर वही चीज़ रहेगी। तो ये एक अजीब चीज़ है जिसमें आदमी खुद नियम बनाता है, खुद ही तोड़ देता है और फिर उसी चीज़ को लागू कर देता है। तो ये बड़ा अजीब है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब 2030 है तो क्या लागू होगा क्या पता, इससे 6 साल वाला कोई कोर्स आ जाए और हो सकता है कि 2 साल वाला ही कोर्स कोई मान्यता बनी रहे। तो फिलहाल अभी आपके क्वेश्चन में आपको याद करना है कि 2030 तक DLED जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। DLED कई जगह शुरू हो चुका है और कुछ लोग लगभग 1 या 2 साल DLED के कंप्लीट भी हो चुके हैं और आगे इसी को मान्यता देने का सोचा जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। तो कितने स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। मुख्य धारा का मतलब ये नहीं कोई धारा बही जा रही है उसमें लाना है, मतलब जो बच्चे कभी क्लास 5 में छोड़ दिए, कभी क्लास 6 में छोड़ दिए, तो उनका कहना है कि हमें बच्चों को लाना है फिर से उसी रोल में। अगर क्लास 5 है तो 6 से उनको फिर से पढ़ाना है, वो उनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। इस तरीके से यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, तो आपका सही जो आंसर है वो है 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत सरल सा प्रश्न है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 11, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको याद करना पड़ेगा। NCPECCE। तो कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेता है कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें N क्या चीज़ है या P क्या चीज़ है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, तो फिलहाल जो बात कही जा रही है उसके लिए कहा गया है कि 8 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उसमें प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा किस संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा। तो NCPFCECCE को किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही। तो आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ, NCERT। यहाँ पे प्रश्न आपके लिए फिर से एक छोड़ देता हूँ मैं कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर आप याद कर लेते हैं, मैं मानता हूँ आप बहुत होशियार हैं, लेकिन NCERT कई बार दिमाग से इंटरव्यू के टाइम या कभी भी आपके दिमाग से निकल सकता है। तो बीच बीच में इन सब चीज़ों को देखते रहा करिए ताकि ये चीज़ें रेगुलेट होती रहें आपके दिमाग में। ओके, तो NCERT का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, और आपका सही आंसर भी यहाँ पर NCERT ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक ग्रेड 3 द्वारा सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना किसके द्वारा तैयार की जाएगी। तो एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द अटेंशन यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर द लर्नर बाय ग्रेड 3 बाय 2025। यहाँ पर किसके द्वारा ये योजना लागू की जाएगी, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं सीधे आंसर पे ले चलता हूँ, और आपका सीधे आंसर जो है वो है स्टेट। स्टेट को ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम विच ग्रेड दैट विल आल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। तो स्कूलों में जो व्यावसायिक शिक्षा होगी ये किस ग्रेड से शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। तो शुरुआती व्यावसायिक शिक्षा मतलब आखिर व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू करनी है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन न लेनी पड़े। यह है ग्रेड 6। तो जो ग्रेड 6 है यहाँ से व्यावसायिक शिक्षा छोटे माध्यम से शुरू हो जाएगी और छोटे मोटे तरीके से इंटर्नशिप भी दी जाएगी ताकि आप आने वाले समय में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक जो आपके स्किल हैं वो आपके अंदर डेवलप हो सके। ओके, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSC किसके द्वारा जो है विकसित की जाएगी। तो NCFSC का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इस तरीके के यहाँ कई छोटे मोटे फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन बढ़ चुके हैं आपके इस नीति और आयोग में। ओके, फिलहाल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका सही आंसर है NCERT। तो डेवलप किया जाएगा NCERT की तरफ से, और NCERT का फुल फॉर्म मैं आपसे पूछ ही चुका हूँ तो बार बार नहीं पूछूंगा, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा एक परख, उसका नाम रखा जाएगा परख। इसको हम हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, will be set up as a standard setting body. What does the letter R is setting in for परख। तो मतलब आपको बताना है जो परख है ये एक कोई मतलब स्पेलिंग नहीं है, ये आपको इस फुल फॉर्म बताना है परख का एक हिसाब से। तो PARAKH, तो फुल फॉर्म मैं ही बता रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको पहले सही आंसर बता दूं कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है। तो सही आंसर यहाँ पर है C यानी कि रिव्यू, और परख जो कि एक मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा नेशनल लेवल पर, वो क्या उसका फुल फॉर्म क्या है वो पहले आपको बता देता हूँ। तो इसको देखते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस, थोड़ा स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा। असेसमेंट रिव्यू, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, आर का मतलब पूछा गया था ना, तो रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर
होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मैं आपको पढ़ के फिर से बता देता हूं कि क्या फुल फॉर्म है इसकी। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसमें कोई भी पॉइंट छोटी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये और परख क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, जिसका नाम परख रखा गया जाएगा आगे। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन एनईपी 2020। तो कौन सी चीज एनईपी 2020 में उल्लेख नहीं की गई है। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूं। जोनल टैलेंट हंट का कोई नाम नहीं लिया गया है, बाकी सारी चीजें जो हैं इसमें नाम ली गई हैं। तो सामाजिक चेतना केंद्र हो, चाहे बाल भवन हो, चाहे जेंडर इंक्लूजन फंड की बात हो रही हो, ये तीनों बातें कही गई हैं और जोनल टैलेंट हंट की बात नहीं की गई है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाता है जोनल टैलेंट हंट और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में एनपीएसटी जो है उसका क्या मतलब है, उसमें पी का क्या मतलब है। देखिए इसमें जो पी है उसका मतलब आपसे पूछा गया है। तो एनपीएसटी होता क्या है तब तो आप बता पाएंगे कि पी क्या होता है। तो एनपीएसटी का फुल फॉर्म पहले आप देख ही लीजिए, उसके बाद हम सीधे आंसर पे समझ ही जाएंगे क्या है। तो जो एनपीएसटी है इसका फुल फॉर्म क्या है। एनपीएसटी का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर। तो लग तो रहा है बहुत कुछ होने वाला है एनईपी 2020 में, लेकिन अब कितना होगा क्या होगा ये तो जब लागू हो जाएगा तभी पता चलेगा। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इसका फुल फॉर्म है। तो इस हिसाब से जो दूसरा इसमें पी पूछा जा रहा है उसके हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाता है प्रोफेशनल, है ना। तो प्रोफेशनल यहां पर सही है। चलिए एनपीएसटी हो गया। अब आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पर। नंबर ऑफ द न्यू सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर। उच्च संस्थानों में जोड़ी जाने वाली नई सीटें कितनी होगी आने वाले समय में। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूं, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, यानी कि 3.5 करोड़ सीट्स जोड़ी जाने चाहिए और भी इस एनईपी 2020 के अंदर ये बात कही गई है। तो डी ऑप्शन सही है आपका। ओके, अगला प्रश्न भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग यानी कि HECI, इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। हायर एजुकेशन कमीशन एंड ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट विल एक्ट ए सिंगल ओवररीचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड विच एजुकेशन सेक्टर। तो हायर HECI जो बनाया गया है ये जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं होंगी सबके लिए एक संस्था बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी दो चीजों को इसमें से मतलब दूर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। वो कौन कौन से विषय हैं, तो अगर आपको पता है तो टिक कर लीजिएगा। मैं तो आपको सीधे आंसर पे ले चल रहा हूं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन, यानी कि जो आप MBBS करते हैं और लॉ करते हैं उसको HECI के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बाकी जो भी आता है उच्च शिक्षा में डिग्री लेवल के लिए, डिप्लोमा लेवल के लिए, वो सब कुछ आएगा HECI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर NEP 2020 NMM स्टैंड्स फॉर। तो NMM का फुल फॉर्म बताना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो NMM क्या है ये चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो NMM है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो इसको याद कर लीजिएगा, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो होगा क्या, जो हमारे मेंटर करने वाले लोग हैं, जो पहले डिग्री कॉलेज में रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे या UGC के बड़े बड़े अधिकारी होंगे, वो सब मेंटरिंग करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या छोटी छोटी चीज़ों को या समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। और क्या होगा, है ना। तो ए ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सही है आपका। आगे चलते हैं। विच कोर्स बी डिसकंटिन्यूड एज अ नेशनल एजुकेशन, मतलब कोई कोर्स है जो खत्म होने वाला है इस नीति के अनुसार, कौन सा है। बहुत फेमस प्रश्न हो चुका है ये और पूछा भी जा सकता है। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूं। MPhil, जी हाँ सही लगा रहा हूं मैं। तो जो MPhil है ये कोर्स बंद हो जाएगा और MPhil का फुल फॉर्म आपको बताना है। मुझे नहीं लगता जो UGC नेट की तैयारी कर रहा होगा उसको MPhil का फुल फॉर्म नहीं पता होगा।
तो फिलहाल आपको बताना है, लेकिन ये कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। तो खूब सारे प्रश्न आज आपके लिए हो गए हैं। तो एमफिल का फुल फॉर्म क्या है? और ये सही आपका यहाँ पर है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020, उसमें पाठ्यक्रम जो बनाया गया है उसमें एमफिल को नहीं रखा गया है, पीएचडी ही सब कुछ रहेगा, एमफिल खत्म कर दिया जाएगा। ओके, तो इसका फुल फॉर्म बताइएगा। और हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनपीई 2020 से थोड़ा सा अलग है और ये आपके लिए है। मैं 2-3 दिन में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको बताना है कि सीबीएसई ने 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की घोषणा की है। पाठ्यक्रम किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये आपके लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपके आने वाले परीक्षा में कामगर सिद्ध हो सकती हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा हमारे सब लाइव क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।